अस्सलाम वालेकुम। रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ माशी और सियासी बदहाली बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। असम्बलियों की तहलील के बाद अब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। क्या इस तरह आप आम इंतखाबात की तारीख हासिल कर पाएंगे? क्योंकि आपने जिस आईनी इदारे पर इल्ज़ामात लगाए हैं उन्हीं के नीचे आप इंतखाबात की बात भी कर रहे हैं। मेरी मुराद इलेक्शन कमीशन से है। हमें अब मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ लेके जाना है। अगर सियासी इस्तेहकाम ना आया तो फिर माशी बदहाली बढ़ती चली जाएगी और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये सब हमें सोचना पड़ेगा और इस पर अमल दरामद के लिए हमें अब ठोस पॉलिसियों पर जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर बात करें तो ऑडियो लीक आई है जिस पर अदलिया पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इस तरह अदलिया पर दबाव डालकर इंतखाबात की तारीख हासिल की जा सकती है? क्या ये तमाम सूरत हाल जो है वो सियासी और जमहूरी जो निज़ाम है उसको तबाह नहीं कर रही और जो आवाम है उनका एतमाद अवामी नुमाइंदों पर उठता चला जा रहा है? जबकि कानूनी अगर हम देखें तो क्या सियासतदान अपने फ़ैसले अदलिया के ज़रिए करवाएंगे या फिर उनके फ़ैसले कोई और करेगा? अगर यही सूरत हाल रही तो मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम को नुकसान पहुँच सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जो हैं नज़ीर लगारी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मैं इस अहम नुक्ते की तरफ आना चाहूँगा। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा और सवाल करूँगा कि क्या इस मुल्क में सियासतदानों के फैसले अगर अदलिया करेगी या कहीं और पर होंगे तो आप नहीं समझते कि ये जमहूरी निज़ाम है उसकी कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करते हैं? जी, बिल्कुल आप सही कह। असल में हुआ ये है कि अभी तक जिस पीटीआई ने खुद ही है हम्म। कि सारे फैसले जो हैं वो और अब फौज चली गई है, फिलहाल तो साथ नहीं है सामने। तो अब हमारे सियासतदान तो बदकिस्मती से उनका जो मेंटल लेवल है काफ़ी लो है और वो बच्चों की तरह लड़ते हैं आपस में। जब वो बच्चों की तरह से लड़ते हैं तो उनको कोई ना कोई साजिश की ज़रूरत होती है। पहले तो फौज साजिश होती थी, लेकिन अब चूंकि फौज नहीं है तो अब वो दूसरा वो जुडिशरी के पास भागते हैं और जुडिशरी से फैसले करवाते हैं। और जुडिशरी में फिर लोगों के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। फौज का तो एक सिंपल अपना एक प्रिंसिपल होता है, उसके लिहाज से वो चलती है। लेकिन जुडिशरी में बहुत से जजेस होते हैं, हर एक के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं। कुछ किसी के फेवर में होते हैं, कुछ किसी के फेवर में होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में हमारी जुडिशरी की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं और जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि जुडिशरी को कोई ख़ास मालूम नहीं कि करना क्या है। और इस मंज़र में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। और जब कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके बाद क्या फ़ैसला होगा, ये समझ में नहीं आता। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है जुडिशरी की सियासी मामलों में, एग्ज़ेक्टिव के मामलों में, इससे हमारे जुडिशल सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नज़ीर गारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि क्या सियासतदानों को अपने फ़ैसले करने के लिए अदलिया या फ़ौज से लोगों का इंतखाब करना होगा? आप नहीं समझते इस तरह से हम जमहूरी निज़ाम को भी कमज़ोर करते जा रहे हैं और जो अवामी नुमाइंदों पर अवाम का एतमाद है वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है? नहीं, सियासतदानों को कौन मजबूर करता है? जी। सियासतदान कैसे मजबूर हो जाते हैं कि वो और किसी और तरफ देखें? होता क्या है, सियासत में काश्तकारी की जाती है, सियासत में इदारे मैनिपुलेशन करते हैं, सियासी अमल में इदारे मुदाखलत करते हैं, बदतरीन मुदाखलत करते हैं और वो अपनी हाथ धर्मी कायम करना चाहते हैं, अपना स्टेक कायम करना चाहते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। और जो सुपेरियरिटी जो है पार्लियामेंट को, उसको तस्लीम नहीं करते हैं, अवाम के इदारे की बालादस्ती को नहीं मानते हैं और ना कायम करना चाहते हैं, अवाम के इदारे की बालादस्ती पर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं। और ये पिछले 70 साल का खेल है, कोई एक दिन का खेल नहीं है। सियासी अमल को, सियासी इदारों को, सियासी लोगों को, सियासी जमातों को, सियासी तंजीमों को कमजोर किया जाता है, धड़ेबंदियां करके, उनके अंदर अपने एजेंट पैदा करके, अपने लोग पैदा करके सियासी तंजीमों को, सियासी जमातों को कमजोर किया गया। और अपने लोगों को, जिन लोगों को ये पाल लेते हैं, उन्हें सब कुछ इजाजत होती है, उनको दहशतगर्दी तक की इजाजत होती है, उनको फिरका वारियत तक की इजाजत होती है, उनको हथियार उठाने तक की इजाजत होती है। और ये सारे के सारे इनकी आंखों के तले हो रहा होता है, इनकी नाक की सीध में हो रहा होता है।
और सियासतदान बेबस बना दिए जाते हैं, उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया जाता है और उन्हें इक़्तिदार में कभी भी नहीं होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आते हैं तो कहती हैं कि आई वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वॉज मेयर ऑफ पाकिस्तान। वो मेयर भी नहीं थी, हमने यही अर्ज किया था, बीबी आप मरियम मेयर भी नहीं थे। हाँ, इक़्तिदार के सरचश्मे कहीं और होते हैं और फिर अपने लोगों को लाने के लिए जो तरीके अख्तियार किए जाते हैं, ये 2018 का इलेक्शन वो इलेक्शन था, ये पाकिस्तान के साथ एक फ्रॉड था, एक धोखा था, एक जालसाजी थी जो हुई और सीधा दिलेरी से की गई और इस जालसाजी में आर्टिस्ट मशीनें बिठा दी गई। एक लाडला को लाने के लिए तमाम जो भी हरकतें हो सकती थी कर ली गई। एक लाडला को लाना था किसी भी तरीके से। लाडला अब खुलकर सामने आ गया है। लाडला पता है कि वो इनका भी लाडला नहीं, वो कहीं और लाडला है, उसका एजेंडा कोई और है, उसका नुक्ता नजर कोई और है, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ और तस्वुरात रखता है। मेरा ख्याल ये है कि वो एक बड़े खौफनाक एजेंडे पर काम कर रहा है और उसने पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाना है और हमारे लोग जो है उनके हाथों में खिलौना बने रहे और उनको लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जाते रहे, अब आप भुगते। और ये जो कहा जा रहा है ना कि फुलाव बहुत पॉपुलर है, नहीं है भाई पॉपुलर। आप 500 आदमी हायर करके इसे किसी के भी साथ लगा दें, वो सबसे बड़ा हायर है। हाँ जी, आ जाओ, घर पर आ जाओ, जवान पार्क आ जाओ, बनी गला आ जाओ। मालूम है कि 300-400 आदमी भागते हुए आकर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर पोजीशन लेकर, सारे ट्रेंड, सारे वेल ट्रेंड, और वो आकर पूरे निजाम को संभाल लेते और कहते हैं जी अवाम में बहुत पॉपुलर है भाई, बहुत पॉपुलर है। कोई पॉपुलर नहीं है और वही इदारे इनको पॉपुलर बना रहे हैं। वही जिस तरह से भाई लाड़काना में जो इंसाफ होता है और जो लाहौर में इंसाफ होता है, जो जमान पार के लिए होता है और जो गरीब खुदाबाज के लिए होता है, आप देख लेना, आपके सामने होता है। एक एक दिन में 8-8 पेशियां दी जाती हैं। आ जाएं, अब आ जाएं लाडले, आ जाओ प्यारे, आ जाओ, आ जाओ, पेश हो जाओ प्यारे लाडले, आ जाओ। 8 बार बुलाया जाता है और वो नहीं आता है, कहते हैं हट जाओ, मैं नहीं आ रहा। लगारी तो साहब, जब सूरत तैयार हो गई, लगारी साहब बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब जब असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई और इमरान खान साहब बुध को लाहौर से जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान भी कर दिया, आप नहीं समझते इससे सियासी मजीद कश्मकश में इजाफा होगा और माशी तबाही आएगी? वो अपने से शुरू करें ना, जेल की तरफ रास्ता तो देखें, अदालत में तो जाएं, पेश तो हूँ, जेल तो जाएं, एक रात तो गुजारें लॉकअप में, मच्छरों के साथ एक रात गुजारें, पता चल जाएगा कि क्या होता है इनकलाब और क्या होती है सियासत और क्या होती है जेल। इनमें लाडले हैं ना, इनमें कहाँ देखी है, सख्तियां सहने वाले लोग और होते हैं। मैंने एक दफा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था और कंवर खालिद यूनुस MNA थे, MQM के, वो मेरे साथ थे। हमने देखा कि हमारे सामने प्रोटोकॉल की 60-70 गाड़ियां गुजरी, हमने गिनी भी थी और एक एम्बुलेंस गुजरी और कहा गया कि जी क्या है, उन्होंने कहा को स्ट्रेचर पर ले जाकर जरदारी को पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। लाहौर की कोर्ट थी और वो नवाब शाह का एक कैदी था, गरी खुदाबाश का एक कैदी था, उसको लेकर जा रहे थे, परवाही नहीं थी। इस शहजादे को पूछने को तैयार नहीं है कि भाई तू है कौन, वो कहता है अदालतें क्या होती हैं, भाई मैं मानता ही नहीं हूँ। तो आपके ख्याल है कि ये जेल जाएंगे? ये मुंह और मसूर की दाल, इन्होंने जेल कभी देखी है? ये जेल में पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े आदमी ने कहा था कि ना वो मैंने तो मच्छर काटते सन, जब ये मच्छर काटेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होती है। शायद साहब नहीं जेल भरने वाले हैं। शायद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब आप जिस इदारे ने इंतखाबात करवाने हैं, आप उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, उन पर इल्ज़ामात की बौछार करेंगे, फिर हम उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब इंतखाबात करवा लिए जाएंगे तो आप उनके नताइज को तस्लीम करेंगे? तो खान साहब मुसलसल एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, फिर उनसे इंतखाबात का मुतालबा भी करते हैं। और इस सारी सूरत में अगर हम बात करें अदालतों की, तो अदालतें किस तरह एक आईनी सरबराह को बुलाती हैं और उन्हें डिक्टेट करती हैं। क्या इससे आप समझते हैं कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी? शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मुझसे सवाल पूछा, जरा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़। जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया था शाह साहब कि क्या जिस इदारे से आप इंतखाबात का मुतालबा करते हैं और उस पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं और वो इदारे के सरबराह जाके आला अदलिया को ये बताते हैं कि इंतखाबात के लिए ना तो मुझे सिक्योरिटी दी जाती है, ना मुझे पैसे दिए जा रहे हैं और ना लोअर जुडिशरी से मुझे अमला दिया जाएगा, तो इस सूरत हाल में मैं साफ शफाफ इंतखाबात कैसे करवा सकूँगा? आप क्या कमेंट करते हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है जी,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके इंचार्ज। अब उनको जब डायरेक्शन मिलती है कि कराओ, तो इलेक्शन कमीशन के पास खुद अपने पास तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, वो तो डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो सिनारियो होता है इलेक्शन में, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, हर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इलेक्शन में, धांधली कर रहे हैं। तो उस सूरत में ज़रूरी ये होता है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। उसके लिए फिर आपको पुलिस की ज़रूरत होती है, रेंजर्स की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा फ़ौज की भी ज़रूरत होती है, वो अपनी जगह। दूसरा, पैसों की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कराना कोई इतना आसान काम नहीं होता। और जब इस सूरत में इलेक्शन कमीशन के पास तो अपने कोई रिसोर्सेज होते नहीं हैं, वो यकीनन एग्जीक्यूटिव को देखता है और उनसे कहता है कि हमें ये प्रोवाइड करें। अगर एग्जीक्यूटिव उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं करवा सकता। ये एक फिजिकल चीज़ है, उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं है या कोई घपला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब ये तो हमारा सिस्टम ही इतना बेकार हो गया है कि इलेक्शन भी सही नहीं हो सकते। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कसूर नहीं है, इसमें एक कसूर है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का। तो उस्मानी साहब ये भी फरमाइएगा, आप समझते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है? देखिए, मेरी नज़र में तो ये कोई हल नहीं है इलेक्शन। अगर फर्ज किया आपने इलेक्शन करवा भी लिए, कल इलेक्शन करवा लें आप, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके बाद नारेबाजी शुरू हो जाएगी कि धांधली हुई और सिलेक्शन हुई और ये हुआ तो वो हुआ। तो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज तक तो किसी ने कभी आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि इलेक्शन करवाने की वजह से दूसरे दिन दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, इस मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इलेक्शन कराने के लिए तो ये है, सिर्फ ये है कि एक पार्टी समझती है कि उसको चूंकि निकाल दिया गया है तो अब वो किसी तरीके से वापस आ जाए। वो ये समझते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, समझते हैं जितनी पॉपुलैरिटी है कि अगर इलेक्शन हो तो वो जीत जाएं, तो सिर्फ इस मकसद के लिए शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन हो। तो दूसरी साइड पे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर अभी इलेक्शन कराएं तो शायद उनके जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो इससे जाहिर यही होता है कि बेहतर यही है कि इलेक्शन को नॉर्मल टाइम पे होने दिया जाए, ताकि उसके बाद कम से कम ये चीज़ तो ख़त्म हो जाए ना कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होने की वजह से किसी को नुकसान हुआ या किसी को फ़ायदा हुआ। लुगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये भी बताइएगा कि आज शेख रशीद साहब ने फिर लाल हवेली से खिताब किया और उन्होंने कहा है कि फ़ौज को जल्द समझ आ जाएगी कि मुल्क बचाने के लिए शफाफ इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं। क्या वाकई इंतखाबात इतने ज़रूरी हैं? भाई, जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं? ये तो बोलते ही नहीं थे। जब इधर से इज़्न नहीं होता था, इजाज़त नहीं होती थी, उधर से इशारा नहीं होता था, ये बोलते ही नहीं थे। ये वो लोग हैं कि जो इशारे पर बोलने वाले लोग थे। तो कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो अब ये समझता हूँ कि इशारा मिल रहा है भाई। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, मुझे कोई बात नहीं है। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जब मैं चीजें कह सकता हूँ। मैंने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा है। 1970-71 के हालात मेरे सामने हैं और किस तरह से अयूब खान ने 1962 में मशरक़ी पाकिस्तान के लीडरों को कह दिया था कि तुम अलग हो जाओ हमसे। वो उन्होंने कहा था कि भाई हम क्यों अलग हो जाएं, हम तो अक्सरियत में, मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हम है, आप कौन होते हैं? लेकिन फिर याया खान ने उसको कह दिया, हेनरी किसिंजर को, कि हम मशरक़ी पाकिस्तान से निकल रहे हैं। फिर आपको ऑपरेशन की क्या जरूरत थी? फिर ये सारी कार्रवाइयों की क्या जरूरत थी? अब आप पाकिस्तान को तोड़ने के तय कर चुके थे। अब आप क्यों इस एक शहजादे के सामने खड़े हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो गेट नंबर 4 के चौकीदार हुआ करते थे? वो कहाँ से बोल रहे हैं? किस जगह से बोल रहे हैं? मुझे अब भी ये खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान को खतरनाक हालात की तरफ ले जाया जा रहा है और सब प्लेयर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान, अभी आप चीजें देखकर सुन रहे हैं कि हमसे माचिस और तीलियां मांगी जा रही हैं। हमसे कहा जा रहा है असासे हमारे हवाले करो। हमसे कह रहे हैं 2 टुकड़े रोटी चाहिए तो आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और हमारे लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। किसके गले में डालना चाहते हैं वो ये जो पॉपुलर बनाए जा रहे हैं, ये हवा से बनाए जा रहे हैं। इस गुब्बारे के अंदर पंप के जरिए हवा भरी जा रही है। तो कोई पॉपुलर नहीं है, इनमें कोई पॉपुलरिटी नहीं है। नहीं तो इमरान खान की ना। लगाई साहब, आपने मुल्क टूटते हुए देखा, आप हालात का बगौर जायजा भी लेते हैं, आपके सामने तारीख लिखी जा चुकी है। आप समझते हैं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान को
डिस्टेबलाइज करने के लिए और उसे तकसीम करने के लिए कोई फॉरेन जो एजेंडा है वो भी पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है और कोई जो कॉन्स्पिरेसी है आलमी साजिश जो है उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है? भाई मैं क्यों किसी पर इल्जाम लगाऊं? हमारे अपने लोग जो काफी हैं इस काम करने के लिए। अयूब खान को गैर मुल्की था जिसकी डायरियों में लिखा हुआ है कि हमने बशर पाकिस्तान से निकलने का फैसला कर लिया है। याया खान को गैर मुल्की था। हम दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे जब उनकी तरफ से बात आएगी। हमारे लोगों के चौकीदार जब अगर जिसको आपने सारी जिंदगी पाला है वो अगर आपकी तरफ मुंह करके बड़ा लंबा बात कर रहा है तो फिर कहां से बात कर रहा है? उसको आपकी इजाजत है इसलिए बात कर रहा है। मैं लगारी साहब इसलिए ये बात कर रहा था कि आप देखें ना बलूचिस्तान में जिस तरह मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दहशतगर्दी जिस तरह फिर सर उठा रही है और अब जो के लोगों को कमजोर किया जा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने इंसर्जेंसी का नाम दे रखा है। ये क्या बात हुई? तुर्बत में 2 दिन का कुतुब मेला होता है, 45 लाख रुपए की किताबें बिकती हैं। आप कहते हैं वहां दहशतगर्द रहते हैं? दहशतगर्द एक छोटे से शहर में, तुर्बत जैसे शहर में जो है वो 45 लाख रुपए की किताबें खरीद कर पढ़ेंगे। ये बयानिया बनाया जाता है फलां दहशतगर्द है, यानी जो बोल रहा है ये दहशतगर्द है, जो कोई और है वो बहुत शरीफ आदमी है। एक जुबान बोल रहे होते हैं, एक अंदाज में जुमले एक जैसे होते हैं, एक बंदा दहशतगर्द बन जाता है और दूसरा बंदा जो पारसा बन जाता है। अब इमरान खान पारसा है और बाकी सब जो उनकी मुखालफत करते हैं सब दहशतगर्द हैं, सब दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। हम लोग जो एक आदमी की मुखालफत करेंगे तो हम मुल्क के दुश्मन ठहराए जाएंगे। शायक उस्मानी साहब ने बात ना हुई। और जिन लोगों को आपने सारी जिंदगी पाला है, एक एक बंदा जानता है। कौन हमसे कौन वाकिफ नहीं है? कौन जो लोग आपके बारे में जो भी मुल्क को, सियासी अमल को, पार्लियामेंट को, इदारों को, फौज के इदारों को जो ऐसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। शेख रशीद जो दर्स पढ़ा रहा है, इसको दर्स का पता है कहाँ से इसने दर्स सीखा है? अजीब बातें हैं। पाकिस्तान में तमाशा लगा रखा है। वो लोग जो वहां के पाले हुए हैं वो बैठकर पाकिस्तान को भाषण दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान के तमाम अदलिया को ये भाषण देंगे। हम इनके भाषण सुनेंगे क्या? हम शेख रशीद के और इमरान खान के भाषण सुनने के लिए बैठे हुए हैं। शायद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप नहीं समझते कि इस वक्त अदलिया को एक मुसालती किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क को इस नाजुक हालात से निकालने के लिए उन्हें कोई फैसला करने की ज़रूरत है जिस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इत्तफाक करें और मुल्क जो है वो ज़रा दुरुस्त समत की तरफ बढ़ना शुरू हो? देखिए, ये अदलिया का काम नहीं कि मुल्क को सही रास्ते पर लेके जाए। ये काम एग्जीक्यूटिव का है कि मुल्क को सही रास्ते पर लेके जाए। अदलिया का काम सिर्फ ये होता है कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो उनके आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करें ताकि लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल गारत ना करें और फैसला अदलिया पे छोड़ देते हैं। अदलिया का काम ये नहीं है कि वो सियासी चीज़ों में दखल अंदाजी करे। आपने कभी सुना है कि इंग्लैंड में इस किस्म की हरकतें होती हैं कि बात बात पर एक पार्टी भागती हुई चली जाती है? कभी अमेरिका में देखा है आपने ऐसा होते हुए? कभी कोई शाज़ और नाज़र ऐसी कोई बात हो जाए तो ऐसा होता है। तो ये तो इस वजह से मैंने आपको पहले शुरू में कह दिया था कि पहले यहाँ पर हमारे सियासतदान जो हैं वो बच्चों की तरह आपस में लड़ते हैं। जब उनके आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर पहले तो वो फौज के साथ भागते थे, फौज के सामने, और फिर एक जनरल साहब जो है फैसला कर देते थे। लेकिन अब वो जनरल साहब नहीं आ रहे हैं सामने, आजकल फिलहाल वो पीछे हट गए हैं। तो अब उन्होंने अदलिया का रास्ता ले लिया है और अदलिया को बिला वजह इन्वॉल्व कर रहे हैं। अदलिया को मेरी नज़र में तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। उनको कहना चाहिए साहब कि दिस इज योर प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अदलिया को और फौज को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अदलिया और फौज जो भी इस मुल्क के स्टेक होल्डर है वो अलग हुए तो फिर सियासतदानों को बिठाएगा कौन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि सियासतदानों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए किसी ना किसी को तो किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, मरियम नवाज़ साहिबा की, तो वो दोनों एक दूसरे पर इस तरह इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं और हालात को मज़ीद कशीदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने क्या कहा है पहले ये सुनते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह
बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक, मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तहरीक शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। लाहौर से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया गया है और बुध को ये जेल भरो तहरीक शुरू होगी। नज़ीर लगारी साहब, आपके पास आऊँगा। आपने बड़ी तहरीकें देखी, बड़े मुश्किल हालात देखे, मुल्क को टूटते हुए देखा, आपने सियासी जमातों के अरूज और जवाल को देखा। ये फरमाइएगा कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद उनके पास ये सियासी आखिरी पत्ता था, इससे सिचुएशन किस तरफ जाएगी और क्या वो कामयाब हो सकेंगे इस जेल भरो तहरीक के नतीजे में इंतखाबात की तारीख लेने में? अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी तो कामयाबी की तरफ जाएंगे। अगर अच्छा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक मिनट के लिए तय करे, एक वो नहीं, घंटे के लिए नहीं, घंटे के लिए नहीं, दिन के लिए नहीं, महीने के लिए नहीं, साल के लिए नहीं, एक मिनट में तय करे कि सब सीधा हो जाएगा ये मामला, जो आइन के खिलाफ जा रहे हैं, जो मुल्क की सलामती के खिलाफ जा रहे हैं, जो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, जो सारी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, एक मिनट में एक लाइन में सीधे हो जाएंगे। ये पाकिस्तान, ये नहीं कहता हूं मैं कि आप डंडा घुमाएं, गैर जमहूरी अमल करें, सिर्फ आइन का पाबंद करें। ये क्या तरीका है कि आप मुंतखब होने के बाद अगर आप हार जाएं तो असम्बलियां छोड़ के चले जाएं? इनको कभी भी इलेक्शन में नहीं आना चाहिए और लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो शख्स हल्फ नहीं उठाता है और चला जाता है वो जो है फिर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। ये कौन होते हैं? शहजादे बने हुए हैं कि हम नहीं जीतेंगे तो किसी का मानेंगे नहीं, और हम हार गए तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर हमारे खिलाफ आईनी तौर पर तारीख अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो हम असम्बलियां छोड़ देंगे। हम अपोजिशन में होंगे तो हुकूमत को नहीं मानेंगे, हुकूमत में होंगे तो अपोजिशन को नहीं मानेंगे। ऐसे शहजादे पाले गए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाले हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब भी उन्हें सहूलतकारी कर रही है, और मेरा नहीं इशारा होता है कि सहूलतकारी जो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज है या ISI है या इदारे हैं, वो अपने सर पर लेते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वसी मायनों में होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके अंदर बहुत से इदारे होते हैं, अदलिया भी उसका हिस्सा होती है। लगारी साहब, मेरे जहन में एक सवाल आया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम सब का जो ध्यान है, ख्याल है, वो फौज की तरफ चलता है। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क के साथ जिस तरह खेलती है और उसका नाम भी नहीं लिया जाता, उसका कोई तज़किरा नहीं करता, वो हालात की खराबी का जिम्मेदार नहीं? वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। सिविल ब्यूरो सर्विसेज के लोग, सर्विसेज चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो, सर्विसेज है ना, नौकर हैं ये पाकिस्तान की रियासत के मुलाजिम हैं, सर्वेंट हैं, और इदारे सिर्फ 3 होते हैं जी। फिर एग्जीक्यूटिव, अदलिया और सुपीरियर पार्लियामेंट, जो आइन भी बनाता है, हुकूमत भी बनाता है, और हमें उसकी सुपरमेसी माननी होगी। हम सबसे ज्यादा बेतौकीर करते हैं पार्लियामेंट को, उसको तौहीन करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, और सब बैठकर चौधरी बनकर अपना आर्डर चलाते हैं, और उसको घुटनों के नीचे देकर उसका दम निकाल देते हैं। पार्लियामेंट ये बन जाती है। किसने पार्लियामेंट के बारे में को तस्लीम किया है? जहां अवाम की ख्वाहिशों का इज्तिमा पार्लियामेंट में होता है, उसको तो नहीं माना जाता है। अदलिया अचानक फैसले दे दे, अगर अदलिया आइन के होते हुए दूसरा आइन लिखते फिर क्या करेंगे हम? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान ने एक फैसले में कहा कि जब रुकनियत भी खत्म कर दी गई और वोट भी नहीं गिना गया, तो फिर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने फैसले में कहा कि ये एक नया आइन लिखा जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसको सहूलत देने के लिए, ये सहूलत थी ना, ये इस लाडले को सहूलत थी कि तुम्हारे जो खिलाफ वोट करेगा उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा और उसकी मेंबरशिप भी बाकी नहीं रहेगी। उससे पाकिस्तान में बहरान पैदा हुआ है, जो मौजूदा बहरान उस वजह से पैदा हुआ है। शाइख उस्मानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये कानूनी सवाल है और उस पर उसकी पेचीदगियों के बारे में भी जिक्र कीजिएगा कि परवेज़ इलाही साहब की जो ऑडियो आई है कि केस को फिक्स करवाने से मुताल्लिक जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप समझते हैं इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए? मुझे समझ नहीं आया, क्या सवाल कहा? मैंने आपसे कहा कि परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो आई है जो अदलिया से मुताल्लिक है, केस को फिक्स कराने के हवाले से। इस पर आप समझते हैं कि जो अदलिया को जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए ताकि ये तासुर ख़त्म हो के अदलिया पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं? देखिए, हमारे मुल्क में हमारे सियासतदानों का तो मॉरल स्टैंडर्ड बहुत ही गिर चुका है। वो अपने मकसद के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर किसी को पैसे देने हैं, पैसे दे देंगे।
किसी पर दबाव डालना है उसका दबाव डाल देंगे जब तक कि उनका मकसद पूरा होता है। अब इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स हैं। टेलीफोन्स आते रहे। अभी आज ही खबर आई थी जस्टिस अब्दुल कय्यूम जो रिटायर्ड, जो इनका इंतकाल हो गया, क्या उनकी का किस्सा था वो आपको सबको मालूम है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पर और लोग कोशिश करते रहते हैं। ये हमारे और शायद साहब ये हमारे अदालती और जो हमारा निज़ाम है उसको कमज़ोर नहीं करती है इस तरह की चीज़ें, इनका तदारुक नहीं होना चाहिए था कि हमारी जो जुडिशरी है उसको सियासी चीज़ों से बिल्कुल अलग थलग हो जाना चाहिए। कोई सियासी उनके सामने कोई केस जाए तो वो ये कह के देखिए हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है, आपके पार्लियामेंट का काम है, आप लोग बैठ के बिल बिला करके फैसला कर लें, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है आपके मेरे दूसरों के प्रॉब्लम जो हैं हम सॉल्व करें। एक एक केस 20-20 साल चलता है, 25-25 साल चलता है, तो उसका क्या फायदा वो जुडिशरी का? जुडिशरी का काम है कि वो सॉल्व करें, ये नहीं कि दो सियासतदान आपस में लड़ें और उनको सॉल्व करें। आपकी बात आपने भी सर्व किया, आप भी अहम मनसब पर तैनात रहे। ये देखिए कि अब भी जो आम साइल है, अवाम है, उनके केसेस तो अब भी पेंडिंग है, वो तो उसी तरह ज़िलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल केस आता है उसको जुडिशरी भी इमीडिएटली रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि इस तमाम सिचुएशन में अब अदलिया को, इस मुल्क को, इस जो सियासी सूरत-ए-हाल है इसको बेहतर करने के लिए कोई पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो नज़रिया ज़रूरत भी हमारे सामने रहा और बहुत सारे ऐसे फैसले भी हैं जो मुतनाज़ा हुए। तो अब मुल्क की खातिर हमें कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं? जी, मेरी नज़र में जुडिशरी को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ करना है इस मुल्क के लिए, जो इस नहज पे हमारा मुल्क आज है, और अगर इसी चलता रहा तो मुझे तो यही नज़र आता है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। अगर इस चीज़ को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन वही एक तरीका है कि फ़ौज को इंटरफेयर करना पड़ेगा, चाहे वो चाहे इंटरफेयर करना या ना करना चाहे। आपको याद है जब भुट्टो साहब के ज़माने में जब शुरू हुई थी एंटी अयूब मूवमेंट, तो उसके बाद फिर इवेंचुअली फ़ौज को आना ही पड़ा। तो इस तरह से मेरे ख्याल में फ़ौज को आना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके से हमारे मामला सही हो जाए। लगारी साहब, शाइक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इस सूरत-ए-हाल में मुल्क को बचाने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी लाने के लिए पॉजिटिवली अब फ़ौज को किरदार अदा करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि डेफिनेटली फ़ौज को किरदार अदा करना चाहिए ताकि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा सके? नज़ीर लगारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लगारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं शाइक साहब से एक सवाल करूंगा। शाइक साहब, ये फरमाइएगा कि हमें इस वक्त आवाम को इमीडिएटली लेने के लिए और इस तमाम सिचुएशन से निकलने के लिए वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है? और सिर्फ ये है कि फ़ौज को आना चाहिए और उनको कहना चाहिए, दोनों साइड से कहें शट अप। आप एक दूसरे को गालियां देना और बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दें और अब आप बैठ जाएं और आप इसमें बैठ करके कोई फैसले करें। अगर आप 10 दिन में 15 दिन में फैसला नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि हम 111 ब्रिगेड को बुलाएं और मामला खुद ही सॉल्व करें। बड़ी सख्त बात की है शाइक साहब आपने। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा साहिबा। मैं आलिया हमज़ा साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। बताइए कि क्या जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद आप आम इंतखाबात की तारीख हासिल कर पाएंगे या मज़ीद सियासी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप ये हालात देख रहे हैं, मतलब जिन इस लोगों को आइन की पासदारी करनी चाहिए। आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, और आपने देखा है कि उसके लिए किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हर तरह का काम किया जाए लेकिन इलेक्शन ना किया जाए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर 20 फरवरी रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं करता तो इम्तहान उन अदालतों का भी होगा जो 9 अप्रैल को रात 12 बजे आइन की हिफाजत के लिए खुली थी। यहाँ पर हालात इस वक्त सूरत हाल मैं आपको ये बता दूं, ये है कि हर रोज खान साहब को ये धमकी दी जाती है कि जी अब हम आपको पकड़ने आ रहे हैं, अब हम आपको पकड़ने आ रहे हैं। तो हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हम, अगर आप एक आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम उस आइन की खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट जो है, क्योंकि आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ की जंग तो सिर्फ मुझे लगता है पीटीआई और इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, तो हम उसके लिए वॉलंटरी। लेकिन आलिया साहबा, यहाँ पर तो सवाल ये होता है कि खान साहब खुद कहते हैं आए कि मुझे गिरफ्तार करें। देखिए जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वॉलंटरीली हम जाकर बैठ जाएंगे आगे जेलों के, और हम कहेंगे ठीक है हमें ले जाएं, फिर धर लें। जो शौक इन्होंने पूरा करने एक ही दफा कर लें, जो शौक इन्होंने डॉक्टर गिल के ऊपर तशद्दुद करके पूरा करना था वो अब कर लें, या आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक करना था, या शेख रशीद साहब के साथ, या फवाद चौधरी साहब को इन्होंने जिस तरह से जो भी किया है, हमने अब ये फैसला कर लिया है कि हम सरेंडर कर देंगे और हम जाकर कहेंगे, क्योंकि मौजूद माशरों में यही प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं और अब हम वही करने नहीं। जेल भरो तहरीक से आपको कुछ सियासी फायदा होगा? आम इंतखाबात की तारीख ले पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये जो बात हो रही है कि सियासी फायदा, पीटीआई किसी सियासी फायदे की खातिर इंतखाबात नहीं चाह रही है। पीटीआई तो इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए इंतखाबात की तारीख चाह रही है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह से इस मुल्क के ऊपर अजाब की तरह ये हुकूमत मुसल्लत है, जिस तरह से अवाम इस वक्त तड़प उठी है, चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, गैस की कीमतें हो, बिजली की कीमतें हो, LNG की कीमतें हो, या LPG की कीमतें हो, या चीनी, आटे, दाल की कीमतें हो, तो जिस तरह से उनके साथ ये जुल्म हो रहा है, हम 2-3 चीजों के अगेंस्ट खड़े हैं। 1, रूल ऑफ लॉ, दूसरा आप इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे, तीसरा महंगाई आपने इस कदर कर दी है। ये जो सारी बातें ये कर रहे हैं कि जी ये तो डेविएट कर रहे हैं लोगों की अटेंशन के, यहाँ पर मिनी बजट आया, 500 अरब के टैक्सेस अवाम पर लगा दिए, लेकिन इन्होंने एक शोशा खड़ा कर दिया, जी इमरान खान जमानत के लिए आए नहीं तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और उसके बाद आपने ये देखा कि एक तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ इस चीज से डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं। किसी को FIA बुला रही है, किसी के ऊपर नैप केसेस चल रहे हैं, किसी को गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं, तो हमने कहा फिर चलो हम खुद ही से जाकर दे देते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं। अगर यही करना है तो एक ही दफा सबको बंद कर दें, ताकि अवाम को नजर आ जाए कि कोई तो खड़ा है ना उनके लिए। हाँ, इस सारे सियासी तमाशे में लगता यह है कि अवाम जो हैं वो मज़ीद पिसते चले जाएंगे। नज़ीर लगारी साहब, आपने बड़े मुश्किल हालात भी देखे हैं, आप बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है इस तमाम सूरत हाल से निकलने का? जो मसला, हम उनके पास जाते हैं मसले के हल के लिए, जो मसला पैदा करते हैं। यानी PTI इलेक्शन मांग रही है, PTI से 7 मार्च को कहा गया कि जी आप इस्तीफा दे दें, नहीं दिया, चलो ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल को जो अपना 9 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। यानी कोई चीज समझ में आने वाली है? आप पहले आइन को एब्रोगेट करें, उसको सबवर्ट करें, उसको अवेंस में रखें, उसको तोड़ डालें और कहें कि आर्टिकल 95 खत्म हो गया, हमने आर्टिकल 5 की किरत की है, हमने उसको पढ़ा है और फिर आर्टिकल 6 लागू कर दिया है और कहा है कि जनाब हमने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। दिस इज द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए है, अब भी आपको कार्रवाई करनी है, यहाँ से शुरू करें। कि क्यों फवाद चौधरी खड़े हो गए थे और उन्होंने ये आर्टिकल 5 पढ़कर क्या बताना चाहते थे, उससे तो हम खुद मुड़ गए। आज जाकर वहाँ बैठे हुए हैं अमेरिकी सवात खाने में जाकर अपने राजों याद कर रहे थे। अमेरिका तो इनकी हुकूमत गिरा रहा था, फिर ये उस मौके से सारा पीछे हट गए, पूरे कौम को लगा दिया कि भाई अमेरिका तो कयामत ला रहा है, अमेरिका तो हमारी हुकूमत को हटा रहा है, इसलिए कि हम अमेरिका के दुनिया भर में सबसे बड़ा खतरा ही हम है। फिर कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम उनके लिए खतरा नहीं है और वो तो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, हम उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। क्या कोई एक चीज बताएं और एक चीज पर अमल करें। आइन को इन्होंने एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, अबाइंस में रखा और आइन को बाकायदा तोड़ा गया। और ये तोड़ने की वारदात जो हुई थी 9 अप्रैल को हुई थी, उसका जब हिसाब दें तो फिर जाकर करें।
कि जनाब हमने और आइन के आर्टिकल पर अमल दरामद कराना है। शाइक उस्मानी साहब, आपके पास आऊँगा। आप समझते हैं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इंतखाबात की तारीख के लिए अपने ओहदे को पोलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, या वाकई उनका ये आनी हक है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास बुलाकर इंतखाबात के हवाले से तारीख का कोई ऐलान करवाएं? के तहत इनको कोई इस किस्म की पावर नहीं है। प्रेसिडेंट बगैर के एडवाइस के भी नहीं कर सकते। अगर वो इसकी कोई हरकत करते तो वो आइन के खिलाफ करेंगे और उनके खिलाफ जो प्रेसिडेंट है वो यकीनन एक्शन लेगी। आलिया हमजा साहिबा, ये बताइएगा, आप नहीं समझती कि इंतखाबात से पहले जो इदारा जाती इस्लाहात हैं वो नागुज़ीर हैं? मैं सबसे पहले तो नज़ीर लगारी साहब की बात का जवाब दे दूं, जो इन्होंने कहा है जी आइन को हमने पामाल किया। मुझे सिर्फ इतना बता दें, चले ठीक है, हमने तो ये कहा ही नहीं है हमने आइन को पामाल किया। हमारे अगेंस्ट जो भी हुआ सबने देख लिया उसको। जिस तरह से 12 बजे की अदालतों ने खोल के और 10 बजे की अदालतों ने खोल के और प्रिजन वेयर्स मंगवा कर और हमारे स्पीकर को धमकियां देकर जो वो सारा तमाशा हुआ, कहीं कोई चीज एक्सपोज होने से रह गई? इस वक्त अगर एक मौका मिल रहा है और एक चीज आ रही है, आइन के तहत क्या हमने असेंबलियां नहीं तोड़ी? आइन क्या ये नहीं कहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने? आइन ये नहीं कहता कि जितने भी सब ऑर्डिनेट इदारे हैं जो अवाम के टैक्स के ऊपर जिनको सैलरीज मिल रही हैं उन्होंने फैसिलिटेट करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाकर कह रहे जी हम तो इलेक्शन कराना चाह रहे हैं लेकिन कोई हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इलेक्शन से इतने भागने की वजह क्या है। जहां से भी स्टार्ट करना है हम कहते हैं करें, फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन वहां से भी करें कि 1971 में क्या हुआ था। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हर जगह से शुरू करें जो इस अवाम के साथ हुई है। हमें कोई इस चीज का डर नहीं है, लेकिन बात यह कि अगर कोई खड़ा हो रहा है रूल ऑफ लॉ के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब है। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देकर आए थे। अगर किसी को याद हो, आते ही सबसे पहली चीज जो इस हुकूमत में हुई है वो आपने देखा नहीं था, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट ओवरटर्न किया, उन्होंने ईवीएम ना इस्तेमाल करने को ओवरटर्न किया। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ऐसा क्या डर था इस हुकूमत को कि आते ही जो पहले 2 काम किए गए वो ये किए गए और उसके बाद तीसरा काम माशाल्लाह से नैब तरमीम की गई और अपने आप को जिस तरह से गंगा नहलाई गई, केसेस माफ करा के। और अभी कल ही हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब को एक केस के अंदर उनका जो है नैब ने वापस कर दिया, नैब तरमीम का सहारा लेकर। और बिल्कुल इसी तरह से जहां पर अवाम की मईशत डूब रही है वहां पर माशाल्लाह से हमारे वजीर खजाना का 50 करोड़ भी उनको वापस मिल गया, उनका हजवेरी हाउस भी उनको वापस मिल गए, बाकी भी उनको जो जो जुर्माने हुए थे सारे रिवर्स हो गए। तो मेरा सवाल तो इतना है कि अगर हम अवामी नुमाइंदे हैं तो सवाल ये होना चाहिए कि 1100 अरब की करप्शन क्यों माफ की गई? यहाँ पर बाकी सारे काम क्यों हो रहे हैं कि आज उसका खमियाजा सिर्फ एक NRO2 का खमियाजा अवाम भुगत रही है। कभी 40% की महंगाई में, कभी 50 रुपए पर यूनिट की बिजली की कीमतों में, कभी 124% गैस की कीमतों में। मेरा क्विकली ये तीनों से आपसे ये सवाल होगा कि अगर तमाम सियासी जमातें आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करती हैं तो फिर इंतखाबात हो जाने चाहिए। क्विकली बताइएगा, वक्त कम है। आलिया साहब आपसे पूछ रहा हूँ। जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम खड़े हुए थे एक इस चीज की खातिर कि एक ऐसा ईवीएम का सिस्टम लाया जाए ताकि किसी को भी एतराज ना हो। और वही ईवीएम का सिस्टम में सारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लेकर आई थी। अब देखिए मेरी एक बात सुने, इस वक्त सूरत हाल सिर्फ एक सेकेंड, इस वक्त सूरत हाल है कि 76% लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वापस लाना चाहते हैं और ये शहबाज शरीफ के अपने सर्वे के लिहाज से जिसकी वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इस वक्त अगर हमारी मकबूलियत का लेवल ये है कि 76% लोग इमरान खान साहब को इलेक्ट करना चाहते हैं और 1% लोग भी इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मैं आलिया साहब इसलिए आपको कह रहा था कि मुझे ये बता दीजिएगा क्या तमाम सियासी जमातें नताइज को तस्लीम कर लेंगी? शाइक उस्मानी साहब आपसे भी यही सवाल है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नताइज तो को तस्लीम करती हैं तो आम इंतखाबात करवाने में कोई हर्ज है? शाइक साहब को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नज़ीर लगारी साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आम इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करती हैं, ये अहद करती हैं, तो फिर आम इंतखाबात करवा लेने चाहिए।
पीटीआई सर वो इलेक्शन तस्लीम करेगी जिसमें उसकी फतह दिखाई जाएगी और इदारों की मदद से दिखाई जाएगी। इदारे मदद करेंगे, सहूलतकारी करेंगे और दूसरी पार्टियों को तोड़कर इनकी पार्टी में शामिल करेंगे। उसके बाद ये तस्लीम करेंगे, बल्कि पार्टियां दूसरी बनाई जाएंगी, ग्रुप बनाए जाएंगे और उनको शामिल किया जाएगा, जहाज उड़ाए जाएंगे और बैठकर हुकूमत बनाई जाएगी। बाजवा साहब इस मुल्क में इमरान खान उनको माफ नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम भी माफ नहीं करेंगे और इस मुल्क के कोई सियासी फरीक भी माफ नहीं करेगा। उनने जितनी धांधलियां की इमरान खान के लिए, उसके नताज वो यहाँ भुगत रहे हैं और आइंदा भी वो भुगतेंगे। इमरान खान बिल्कुल गैर पॉपुलर नहीं है और इंतहाई गैर पॉपुलर हैं। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क के लिए एक पेज पर आए। मेरे साथ मौजूद थे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट थे मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हालिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। नाजरीन, कल मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।